Start solving 2021 का क्वेश्चन. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है हमको. तो फिर द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट कर रहा है, बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी होल्ड पे रखते हैं, अभी हमको नहीं पता. ठीक है. सेकेंड क्या बोल रहा है, सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट. बोल रहा है कि सर्टन प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट कि वो इशू कर सकते हैं डायरेक्शन टू द आरबीआई, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में. ठीक. थर्ड बोल रहा है, गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉस हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट. अब देखो, हमको पता तो है कि आरबीआई एक्ट इज़ देयर है ना, आरबीआई एक्ट 1934 है ना. तो वहाँ पर से गवर्नर ऑफ आरबीआई है वो ड्रॉ करते हैं पावर, तो ये तो सही है. बट अगर देर इज़ एन एक्ट तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है. आरबीआई के बारे में हम लोग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, तो सेकंड तो गलत है. ठीक, सर्टेन प्रोविज़न ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अगर देर इज़ एन एक्ट और गवर्नर ऑफ आरबीआई अपना पावर वहीं से डराइव कर रहा है, और आरबीआई क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इस तरीके से, तो आरबीआई एक्ट से बनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो अपॉइंट करेगा ना, और कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी करेगा. इतना आरबीआई तो सेंट्रल बॉडी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगे. तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर, सेकेंड विल बी रॉन्ग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कैजुअल वर्कर्स के बारे में क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा ये बताना है. तो ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कवरेज. सारे कैजुअल वर्कर्स है उनके पास ये एंटाइटलमेंट होगा कि वो ईपीएफ है उसके कवरेज में के लिए एंटाइटल्ड होंगे. ठीक है. सेकेंड ये बोल रहा है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर द रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट. अब देखो दोनों का थोड़ा फॉर्मेटिंग सेम है कि यहाँ पर ऑल कैजुअल वर्कर्स एंटाइटल फॉर दिस, यहाँ पर ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर दिस करके. तो इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वन ऑफ द टू विल बी करेक्ट. अभी देखेंगे कौन सा करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है. द गवर्नमेंट कैन by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. तो गवर्नमेंट है अपने नोटिफिकेशन से ये चीज़ स्पेसिफाई कर सकती है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट है या इंडस्ट्री है वो पे करेगी वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट से ही वेजेस पे करेगी. हाँ, तो नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर होती है, तो ये तो नोटिफिकेशन लेके आ ही सकती है कि बैंक अकाउंट में ही जाएगा सीधा, है ना, ताकि घोस्ट बेनिफिशरीज है उनको हटा सके. तो दिस कैन बी डन. अब ये तो पता है कि थर्ड तो सही है, तो ये तो हट गया. अब इन दोनों में से अगर हमको किसी एक को चुनना होगा तो क्या ज़्यादा सही है. अगर वो रेगुलर वर्किंग आवर कर रहा है और ओवर टाइम कर रहा है तो उसको पेमेंट तो मिलना ही चाहिए ना. तो ये ज़्यादा ऑब्वियस लग रहा है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स हैं वो इंटाइटल्ड होंगे रेगुलर वर्किंग आवर के लिए ओवर टाइम पेमेंट के लिए. ठीक है, रादर कि सारे कैजुअल वर्कर्स हैं वो इंटाइटल्ड होंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज के लिए. यहाँ पर कुछ इनकम का लिमिट भी हो सकता है ना, कि इतने इनकम से ज़्यादा वाले कैजुअल वर्कर्स हैं वही बस क्या होंगे, इंटाइटल्ड होंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कवरेज के लिए. तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन हो सकता है. तो सेकंड थर्ड शुड बी करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग. अगला, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ द मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे. जब आर्थिक मंदी है, इकोनॉमिक रिसेशन है, तो उस टाइम पे कौन सा मोस्ट लाइकली एक्शन है जो लिया जाएगा. कट इन द टैक्सेस अकम्पेनिड बाय द इंक्रीज इन दी इंटरेस्ट रेट. तो टैक्सेस कम करेंगे, हाँ ठीक है, टैक्स रेट कम कर दिए तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा होगा. बट अकम्पेनिड बाय द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं इंटरेस्ट रेट को तो लोन लेना कॉस्टली हो जाएगा, तो लोगों के पास पैसे कैसे आएंगे. तो ये तो रिस्ट्रिक्ट कर देगा. तो नहीं भाई, ये नहीं करेंगे. रेसेसन है तो लोगों के हाथों में पैसा लाने वाला हम काम करेंगे ना. इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन दी पब्लिक प्रोजेक्ट्स. और अगर इसको भी सॉल्व करने का हमको तो तरीका पता है ना, मैंने जैसे बताया था. पहले हम क्या करते हैं कि पेयर पहले बना देते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, कट इन द टैक्सेस, इंक्रीज इन द टैक्स रेट. इन दोनों का साथ में पढ़ो फिर इसको पढ़ो, या तो आंसर इन दोनों में से या तो इन दोनों में से. ठीक है, ये वाला तो गलत है. अब ये पढ़ लेते हैं. इंक्रीज इन द टैक्स रेट अकम्पेनिड बाय द रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट. टैक्स रेट है उसको इंक्रीज़ कर देंगे बोला. अगर टैक्स रेट ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो
क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम पर्सन इंडिविजुअल के पास होगा ही नहीं। अब आप रिड्यूस कर रहे हो इंटरेस्ट रेट, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ क्यों करोगे टैक्स रेट को, तो ये तो गलत है। फिर बोल रहा है यहाँ पर इंक्रीज़ इन द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट में आप खर्चा ज़्यादा करोगे। हाँ, लोगों मतलब पब्लिक प्रोजेक्ट्स में खर्चा ज़्यादा करोगे, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो इस तरीके से क्या होगा, इकोनॉमिक रिसेशन से आप लड़ पाओगे। रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट को में जो एक्सपेंडिचर उसको कम करोगे, नहीं कम तो नहीं करेंगे, तो इंक्रीज ही करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सेम ही रहेंगी, उस टाइम पे मार्केट डिमांड जो है किसी एक गुड का वो इंक्रीज होगा, माइट इंक्रीज इफ़ क्या होगा तब। यहाँ पर अब करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज़ करना है। तो मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, तो कब इंक्रीज होगा, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज, अगर प्राइस है उसके सब्सटीट्यूशन का वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या डिमांड उस गुड किसी गुड का इंक्रीज होगा। सब्सटीट्यूशन मतलब कि क्या, उसको सब्सटीट्यूट करना है। मान लेते हैं कि कोई टी है और यहाँ पे कॉफ़ी है, ठीक है, टी है वो मेन गुड है और कॉफ़ी है उसका सब्सटीट्यूट है, तो अगर प्राइस है उसके सब्सटीट्यूट का इंक्रीज़ हो जाता है, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है, तो टी का डिमांड तो बढ़ेगा ना। हाँ, तो बढ़ाना ही तो था, गुड माइट इंक्रीज, मार्केट डिमांड है इस गुड का इंक्रीज हो जाएगा, यस। फिर अब देखते हैं सेकंड, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब टी को कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, शुगर, ठीक है, तो अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा क्या, नहीं, ये तो इसी के साथ में इसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसका डिमांड कम हो जाएगा, है ना, तो इस गुड का डिमांड कम हो जाएगा। मार्केट डिमांड है फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, अगर इंक्रीज़ हो जाता है कॉम्प्लीमेंट गुड का, इंक्रीज़ हो जाता है प्राइस, तो डिमांड है मेन गुड का वो कम हो जाएगा, तो ये तो गलत है, ठीक। द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेज, जो गुड है वो इन्फीरियर गुड है बोल रहा है, ठीक है, जैसे कोर्स ग्रेन है, तो अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप कोर्स ग्रेन थोड़ी ही लोगे, आप तो बासमती में स्विच कर लोगे फिर तो गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो अब तो मार्केट डिमांड है उस गुड का नहीं करोगे। फिर इट्स प्राइसेस फॉल, तो अगर उस गुड का प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस गुड का डिमांड ज़्यादा करोगे, है ना, तो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर विल बी करेक्ट, सेकेंड थर्ड इनकरेक्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विथ रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताना कि करेक्ट क्या है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बोर्ड्स है वो गवर्न करेंगी, आई मीन सुपरवाइज करेंगी, अब वो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, थोड़ा फैसी है, वो भी सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अभी होल्ड पे रखते हैं क्योंकि यूपीएससी हमेशा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्विच करते रहता है। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ इशू तो कर ही सकते हैं इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स। देन थर्ड बोल रहा है कि दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। अब देखो यूपीएससी कभी भी ईयर गलत नहीं करता, वो यूपीएससी हमसे ये भी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक किस अमेंडमेंट से हमारे मतलब ये रेगुलेशन में आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आया था, ठीक है, तो ये सही ही दिया रहेगा। तो दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966, यस करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड थर्ड तो सही है ही, गलत उसने किया है यहीं पर, लोकल बोर्ड नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर ये सेंट्रल वाला एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही होगी, तो सेकंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। फिफ्थ का देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। दिस इज 23rd, ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था ना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन पर डुअल रेगुलेशन लगता है, एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिनको जो कि रजिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का काम करती है, एंड बाकी आरबीआई करती है रेगुलेट बैंकिंग फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जो लोकल बॉडी से ये सब नहीं कर रही है, लोकल बोर्ड्स है वो सेटअप जो की गई है स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है।
आरबीआई है वो रेगुलेट करती है। अब बैंकिंग रेगुलेशन से तो आरबीआई ही रेगुलेट करेगी ना। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये जो होंगे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो स्टेट या फिर सेंट्रल हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स जो होते हैं आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे इन्फ्लुएंस होता है जो इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। इन्फ्लुएंस होता है ना, थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस होगा तब तो इन्फ्लुएंस हो ही गया। एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, तो एक्शंस बोला, ये नहीं कुछ स्पेसिफिक एक्शन की बात बताया ही नहीं, एकदम वेग बोला है कि एक्शंस अगर कुछ ले रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से फेडरल रिजर्व से, यस इन्फ्लुएंस तो हो सकता है इंडिया का बॉन्ड यील्ड। फिर एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इससे तो ऑब्वियसली अफेक्ट हो गई, इन्फ्लुएंस हो गई। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, तो तीनों से ही इन्फ्लुएंस होगा इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में हम किसको इंक्लूड करेंगे? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है? इक्विटी मार्केट होता है ना। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल बोला है मतलब कि बॉन्ड है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाँ तब तो सही है, शेयर तो इक्विटी मार्केट का ही है, वो फॉरेन वाला है तो सही है, एफडीआई ही होगा। देन सेकेंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, वैसे तो एफआईआई है लेस देन 10% शेयर होता है, लेकिन विद सर्टेन कंडीशन बोल रहा है, अगर 10% शेयर से ज़्यादा कर रहा है होल्ड तब तो वो एफडीआई में काउंट किया जाएगा ना, तो सेकेंड विल बी करेक्ट। फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो इसके थ्रू क्या करते हैं? शेयर ही तो खरीदते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये इक्विटी मार्केट का ही है। फिर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स है ना ये तो डिपॉजिट्स में से शेयर वगैरह कुछ नहीं खरीद रहे हैं यहाँ, तो जैसे बैंक में डिपॉजिट रख दिए वैसा कुछ है, तो फोर्थ इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहला मतलब सामने जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन का वो क्या बोल रहा है? द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, जो इफेक्ट है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का उसके कारण नेसेसरली क्या होगा? होगा ही होगा, ये बताना है। तो पहले करेंसी को डिवैल्यू कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज़ था और अब $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़ हो गया, तो करेंसी इंडियन मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डिवैल्यू हो गई है। तो क्या बोल रहा है? इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट, यस, अगर कंट्री डिवैल्यू होती है तो कॉम्पिटिटिवनेस है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में इन दी फॉरेन मार्केट्स इम्प्रूव होती है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजेज दी फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन वैल्यू बढ़ गया क्या? नहीं, तो $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज़ था, $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़ हो गया, तो डोमेस्टिक करेंसी है वो तो और डी वैल्यू हो गई है ना यहाँ पे। तो फॉरेन वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई है। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, अब ट्रेड में तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों होता है ना। अब यहाँ पर हमको ये ज़रूर पता है कि करेंसी डी वैल्यू हो रही है तो एक्सपोर्ट है वो उसको फ़ायदा होगा, इम्प्रूव होगा, बट हमको इम्पोर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है अभी कि इम्पोर्ट हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं पता, तो हम ट्रेड बैलेंस के बारे में नेसेसरली कुछ कमेंट नहीं कर सकते, है ना, कि वो इम्प्रूव ही होगा। तो फर्स्ट ओनली विल बी द करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन के डायरेक्टिव्स पे बहुत ध्यान से पढ़ना कि नेसेसरली, है ना, होना ही चाहिए, किसी भी केस ऐसा में आप कंसिडर नहीं कर सकते हो जहाँ पर वो ना हो रहा हो, ठीक। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी हो रहा है इंडिया में उसका मेन कॉज है वरी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेस ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन द लग्जरी हाउसिंग, ये जो रिसोर्सेज है ब्लैक मनी का वो यूज़ किया जा रहा है परचेस ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट, बट ये मेन कॉज ऑफ वरी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो ब्लैक मनी इधर ही आ ही गया ना मेन इकोनॉमी में, तो ये तो नहीं है। फिर सेकेंड बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन दी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेस ऑफ द प्रीसियस स्टोन ज्वेलरी गोल्ड एक्सेट्रा, अगेन सेम लॉजिक से ये भी कट हो जाएगा। फिर लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये ब्लैक मनी से पॉलिटिकल पार्टीज है उनको लार्ज डोनेशन मिल रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू द टैक्स इवेजन, यस,
क्योंकि ब्लैक मनी तो वही है ना जहाँ पर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो लॉस हो रहा है ना वो रेवेन्यू, तो वो टैक्स में आना चाहिए था वो रेवेन्यू, तो जो स्टेट एक्सचेकर को लॉस आ रहा है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमेशा देखना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज वाला ही आंसर होता है। अब ऐसे वाले ऑप्शन कभी सही नहीं होने वाला है कि लार्ज डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है यूपीएससी कि आपका बायस्ड ओपिनियन ना हो। ऐसे लार्ज डोनेशन ये ब्लैक मनी से पॉलिटिकल पार्टी को ही जाता है एंड रीजनलिज्म हो रहा है, ऐसा आप पहले से सोच के तो नहीं बैठे हुआ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट्स। लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी हो सकता है, रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेप्ट। आप पब्लिक डेप्ट को रीपे कर रहे हो तो ठीक है, जो पब्लिक डेप्ट था आप कहीं से और डेप्ट लेके इसको पे कर रहे हो, तो एक जगह ही पैसा लेके दूसरा जगह यूज़ हो रहा है, यहाँ पर से तो कोई इन्फ्लेशन आएगा नहीं। बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, पब्लिक से बोरो कर रहे हो मनी, तो अगेन एक जगह से पैसा बजट डेफिसिट करने के लिए दूसरी जगह जा रहा है। बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बैंक से बोरो करके बजट डेफिसिट कर रहे हो, तो अगेन सेम लॉजिक से ये भी कट हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, यस, यहाँ पर आप जब नई मनी ही क्रिएट कर दोगे है ना, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अगर आप बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नई मनी ही क्रिएट कर दोगे तो ये तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी होगा। फिर अगला क्वेश्चन, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में कब इंक्रीज होता है? फर्स्ट ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, कि जब कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा तब मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या, कौन सा पैसा होता है जो बैंक्स है वो आरबीआई के पास रिजर्व में रखती है ना, तो अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो जो बैंक्स हैं उनके पास लोनेबल फंड कम हो जाएगा, तो मनी मल्टीप्लाई होने के लिए उनके पास फंड कम है, तो इससे कैसे इकोनॉमी में इंक्रीज होगा मनी मल्टीप्लायर, नहीं हो पाएगा ना। सेम यहाँ पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये तो बैंक अपने पास रखती है लिक्विड फॉर्म में, तो अगेन वो उसको आप मतलब बैंक को ये नहीं बोल सकते कि अब मतलब SLR ज़्यादा रखोगे तो फिर लोनेबल फंड तो बैंक्स के पास कम हो जाएगा, तो फिर वो मनी मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल की बैंकिंग हैबिट बढ़ जाएगी, तो लोग पैसे को तिजोरी में रखने का जगह क्या करेंगे, बैंक में रखेंगे, तो वो पैसा और किसी को लोन में दिया जाएगा, तो ऐसे ऐसे कर करके मनी मल्टीप्लाई होगा। येस। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीज से कुछ होता नहीं है, बैंक में पैसा जाना चाहिए तब जाके मनी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट पूछ रहे अपने को, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, कैन बी कॉज्ड या फिर इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ओके, एक्सपांसनरी पॉलिसीज़, हाँ, अगर गवर्नमेंट एक्सपांसनरी पॉलिसीज़ ला रही है तो क्या होगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे, तो इन्फ्लेशन होगा, तो यस। फिजिकल स्टिमुलस, गवर्नमेंट है वो पैसा ज़्यादा दे रही है फिजिकल स्टिमुलस के थ्रू, तो अगेन पैसे आएंगे लोगों के पास तो वो डिमांड करेंगे और इन्फ्लेशन होगा। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, तो वेजेस है आप उसको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ा रहे हो, तो जितना इन्फ्लेशन हो उतना ही तो वेज भी बढ़ा, तो कोई एक्स्ट्रा मनी क्रिएट हुआ क्या, नहीं, तो आप डिमांड कैसे करोगे, उतना ही मनी था बस इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो गया, तो नहीं, इससे तो आप नया मनी के कारण डिमांड तो नहीं कर रहे हो। हायर परचेसिंग पावर, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बात है डिमांड ज़्यादा करोगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको लोन लेने के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा, पैसा नहीं रहेगा, तो आप डिमांड क्यों करोगे, नहीं करोगे, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5 भी लॉजिक अप्लाई हो रहा है, बस फिर इन दोनों में सोचना है। अगला, विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट्स, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डेप्ट बॉन्ड्स हैं उनमें प्राइमरी मार्केट से, हाँ, कर सकते हैं। देन सेकेंड, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग NDSOM इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, गवर्नमेंट का ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अभी नहीं पता हमको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है कि सेबी का है, कुछ नहीं बोल सकते।
फिर थर्ड क्या बोल रहा है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमने क्या बताया था, 2 ऑर्गेनाइजेशन होगा तो गलत होगा ही होगा, तो थर्ड इज रॉन्ग, ये हट गया। 1 तो दोनों में करेक्ट है ही। अब सेकेंड वाला स्टेटमेंट देख सकते हैं कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डील कर रहा है। तो हमको ये तो पता है कि आरबीआई है वो क्या है, गवर्नमेंट का पूरा मैनेज करता है, तो ये सही हो सकता है कि आरबीआई ही कर रहा होगा। सेबी के पास तो ये सब पावर नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मैनेज करेगा, है ना। अब यहाँ पे यूपीएससी ये चीज़ गलत नहीं देगा कि एनडीएस-ओएम है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ और ही प्लेटफॉर्म है, नहीं, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही होगा। क्वेश्चन का फोकस किस पे है कि आरबीआई का है कि नहीं है ये जो प्लेटफॉर्म है वो। तो यस, आरबीआई ही है जो गवर्नमेंट का ये सब मैच मतलब हैंडल करता है, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ ये सब है, तो सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगा। अगला, विथ रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। वाटर क्रेडिट के बारे में, तो पानी है उसके ऊपर क्रेडिट लगा रहे हैं। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस टूल्स पुट करता है ताकि वर्क कर सके वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। हाँ, तो कुछ उसमें गलत करने लायक जो यूपीएससी का जो पैटर्न है जिस तरीके से गलत करता है वैसा कुछ है नहीं, तो अननेसेसरली हम किसी भी चीज़ पे डाउट नहीं करेंगे। हमको पता है यूपीएससी को गलत करना रहता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन देता या फिर कुछ और बताता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया है अभी, तो दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, जब तक हमको कोई एविडेंस ना मिले कि ये गलत हो सकता है तब तक हम सही मानेंगे। ठीक, सेकेंड, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ द WHO एंड वर्ल्ड बैंक। अगेन हमको मिल गया, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, पक्का से पक्का कोई ना कोई गलत होगा, सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड, इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज। ये तो अच्छी बात बता रहे कि आप जो पुअर पीपल है उसको उनको ये इनेबल करेगा कि वो सब्सिडीज़ पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना, अपनी वाटर नीड्स के लिए। तो थर्ड शुड बी करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक आरबीआई है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, लेंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी से आरबीआई डील नहीं करता है। ठीक है, ट्रेड इंडस्ट्री ये सब प्राइवेट वाली बॉडी से आरबीआई डील नहीं करता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है बैंक को, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है वो बैंक का, तो यस, सेकंड इज करेक्ट। लेंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, नहीं, ये नहीं करता है आरबीआई, गवर्नमेंट को ये सब लेंडिंग नहीं करता है। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बैंक के लिए है। इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है, तो लास्ट रिजॉर्ट में उसको हेल्प करना होगा तो किसको करेगा, बैंक को ही करेगा, तो बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम पे उसको हेल्प कर देगा, तो सेकंड ओनली विल बी द करेक्ट। ठीक है, फिर अगला, अब यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना कि गवर्नमेंट को आरबीआई लोन तो देता है अंडर दी वेस एंड मीन्स एडवांस, ये सब वो तो लोन है ना, वो बजट फाइनेंस मतलब बजटरी डेफिसिट के लिए नहीं है, और ना ही वो लास्ट रिजॉर्ट पे भी नहीं देता। ठीक है, तो दोनों अलग है। फिर 16th नंबर क्वेश्चन, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। ऐसे जो वर्ड वाले हैं ना उसको हमको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, हम एक एक वर्ड मैचिंग करेंगे, है ना। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, R2 मतलब कि R 2 बार यूज़ हो रहा था होगा तभी उसको एब्रिविएशन फॉर्म में R2 लिख रहे हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, ओके। यहाँ पर बोल रहा है इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ओके। देखते हैं, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। आर 2 ठोक कहाँ से बन सकता है, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग ऐसे करके बन तो सकता है, देखते हैं आगे। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, इसमें रामसर आर एक बार तो आया, बाकी तो कहीं आ नहीं आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, इधर एक भी बार आर नहीं आया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इधर भी आर नहीं आया, बस यही ऑप्शन बचता है, पता नहीं R2 का कौन सा R2 है, आई गेस रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और किससे रिलेटेड था ये, इलेक्ट्रॉनिक का रिसाइकलिंग। तो एक बार और यूपीएससी ने इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट के बारे में पूछा भी था, तो
इससे हमको और श्योरिटी मिल गई कि हाँ ये आंसर हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी अपने प्रीवियस जो थीम्स है उसको रिपीट करता है। फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वाई इज़ देयर अ कंसर्न अबाउट दी कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के बारे में क्या मतलब कंसर्न है, मतलब कुछ तो है जो नेगेटिव है जिसके कारण कंसर्न है। अब हमको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। दे में रिलीज लीथल क्वान्टिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन टू दी इन्वायरमेंट। वो रिलीज कर सकते हैं लीथल क्वान्टिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड into the environment, हाँ कर सकते हैं। The copper slag can cause the leaching of the some of heavy metals है, environment में लीच कर जाएंगे कॉपर स्लैग से, हाँ हो सकता है, लीचिंग तो हो ही सकता है ना वो हैवी मेटल्स का। फिर दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, ये तो रिलीज करते ही हैं। तो एग्जाम हॉल में तो हमको तीनों को सही मान के चलना ही है। यूपीएससी ने इसका आंसर दिया कि सेकेंड एंड थर्ड कि वो लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रिलीज करते, है ना। बट हमको अपने सेम लॉजिक से ही बढ़ना है कि तीनों सही होगा, ठीक है। ऐसे हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ नहीं होती होगी। हमको क्या पता भाई, हमने थोड़ी कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जाके उनका पूरा प्रोसेस देखा हुआ है। हमको यहाँ पर साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों करेक्ट मार्क के चलेंगे और 0.67 मार्क्स कम हो जाएगा। और बट सबके सब यही मार्क करके चलेंगे तो कट ऑफ उतने से डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का कट ऑफ पे कोई असर पड़ने ही नहीं वाला है, ठीक। With reference to the furnace oil, consider the following statement. Which of the following given statement above are correct? Okay. Furnace oil बोल रहा है, ठीक है। It is a product of oil refineries. नाम में ही ऑयल है तो हो सकता है ना कि ऑयल रिफाइनरीज का हो प्रोडक्ट। हमको पता है क्या कि नहीं होता है, नहीं तो मान के चलो सही, क्योंकि ऑयल ही है तो ऑयल रिफाइनरी से हो रहा होगा बाई प्रोडक्ट, क्योंकि इतना सारा बाई प्रोडक्ट निकलता है, सब थोड़ी पता होगा हमको। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, कुछ इंडस्ट्रीज है वो यूज़ करती है इस फर्नेस ऑयल को पावर जनरेट करने के लिए। हाँ कोई ना कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री भी कर देगी तो सही हो जाएगा। सम इंडस्ट्री बोला है, ऐसा थोड़ी बोला है कि सारी इंडस्ट्री ही यूज़ कर रही है, नहीं बोला ना। इट्स ए यूज़ कॉजेज सल्फर इमिजन्स इनटू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में सल्फर इमिजन कॉज करता है इसको जब हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इसका यूज़ जब करते हैं तो फर्नेस ऑयल, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड तो वैसे भी फॉसिल फ्यूल्स इन सब से निकलते हैं, तो तीनों करेक्ट, ठीक है। तो हमने अगेन सेम लॉजिक से ही सॉल्व किया, तो इधर हमको 2 नंबर मिल गए। फिर व्हाट इज़ द ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन क्या होगा, ब्लू से क्या हो सकता है, तो अब हम देखेंगे ऑप्शंस में कौन सा ब्लू हो सकता है, ठीक है। कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन कैप्चर जो किया गया होगा ओशियन, हाँ ओशियन ब्लू कलर का होता है तो पॉसिबिलिटी है कि इधर ब्लू कार्बन हो रहा होगा, एंड कोस्टल इकोसिस्टम। फिर कार्बन सिक्वेस्टेड इन द फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, तो फॉरेस्ट हो रहा है तो इधर ग्रीन कलर होना चाहिए था, एग्रीकल्चर सॉइल है तो ब्राउन कार्बन हो सकता था, तो ये तो नहीं होगा ब्लू कार्बन, है ना। कार्बन कंटेंट इन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो अगेन ये वाला ब्लू तो नहीं होगा, ब्लैक ब्राउन में से कोई कलर दे सकते हैं, ये तो नहीं होगा। कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, तो ये भी उतना चांस नहीं है ब्लू होने का। स्काई बोलता ओशियन बोलता तो बात अलग होती, ओशियन बोलती हूँ, स्काई क्लाउड से बोलता तो अलग होती, उसको हम ब्लू कंसिडर कर भी सकते थे, तो ये तो नहीं, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन 20th क्वेश्चन, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल, सरफेस पे मोस्ट लाइकली हमको मिलेगा सर्वाइव करता हुआ, और ये विदाउट सॉइल होगा, कौन सा करेक्ट है। तो देखो जब हम लोग सक्सेसन पढ़ते हैं, प्राइमरी सक्सेसन सेकेंडरी सक्सेसन, हम वहाँ पे क्लियरली पढ़ते हैं कि लाइकन एंड मॉसेस है, वही होता है जो सबसे पहले प्राइमरी सक्सेसन के थ्रू जो बेड रॉक्स है उन पर आते हैं, है ना। तो लाइकन एंड मॉसेस विल बी दी आंसर, और यहाँ पे 2 आउट ऑफ 4 वाला लॉजिक एकदम वर्क करेगा, ठीक है। तो 2 सही होना चाहिए, तो 2 1 3 करेक्ट हो जाएगा। फर्न गलत है, मशरूम गलत है, मशरूम के लिए तो सॉइल चाहिए रहता है, मशरूम देखा भी होगा आपने, सॉइल वाले रीजन पे ही होता है। एंड फर्न भी है वो तो प्रॉपर प्लांट ही है तो उसको तो सॉइल चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देन 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, कौन सा यूज़ किया जाता है मॉस्किटो रेपेलेंट में। तो देखो किसी चीज़ को रेपल कर रहे हो तो थोड़ा सा इरिटेटिंग स्मेल होना चाहिए, है ना, तभी तो मॉस्किटो रेपल करेगा। कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। लेमन एक ऐसा चीज़ है जिसका स्मेल थोड़ा तेज रहता है, कांग्रेस ग्रास तो गार्डन में देखा ही होगा, उसका कुछ ऐसा रहता नहीं है। एलिफेंट ग्रास तो फॉडर के लिए यूज़ करते हैं,
नट ग्रास का पता नहीं कैसा दिखता है, लेमन ग्रास ही है जो जिसका इरिटेटिंग स्मेल हो सकता है मॉस्किटो के लिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे एग्जाम हॉल में सोचा जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचो। विच ऑफ द अबव आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ द ओशियन। ओशियन में इनमें से कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब कि अपना फूड खुद बना रहे होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे, कौन से हैं फूड चेन ऑफ ओशियन। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कॉपेपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो वही है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते ही है, ये तो पता ही है अपने को। तो सेकंड होना ही चाहिए आंसर में। अब देख लेते हैं डाइटम्स। डाइटम्स है देखो, एटम, एटम से छोटा और क्या ही हो सकता है, तो ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे ही होंगे। तो दो तो मिलेंगे। फोरामिनीफेरा ये नहीं है, ठीक है। कॉपेपॉड्स ये दोनों नहीं है। 2 आउट ऑफ 4 करेक्ट। तो सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब कॉपेपॉड्स ये सबको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो ऐसे दिखते हैं कॉपेपॉड्स। तो देखो ये स्मॉल क्रस्टेशियंस है, तो ये तो नहीं करते होंगे है ना फोटोसिंथेसिस, ये तो सीधा कुछ ना कुछ खा रहे होंगे। तो ये जू प्लैंकटन है, स्मॉल क्रस्टेशियंस जिनको बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ये हर्बीवोर को खाते हैं और डिट्रीटिवोर्स ये सब। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। फीड ऑन दी फाइटोप्लैंक्टन एंड टाइटम्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इन सबको खाते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। साइनोबैक्टीरिया तो वही ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड डाइटम से देखो एल्गी टाइप को ही दिख रहा है ना, हरा हरा। फिर फोरामिनीफेरा ऐसा दिखता है, ये भी देखो क्रस्टेशियंस ही है। सिंगल सेल्ड प्रोटिस्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट का सेल रहता है इनका। फीड ऑन द बैक्टीरिया, डाइटम्स, डिट्रीचर्स यूजिंग द सीरोपोडिया सेल्स फ्रॉम द लाइमस्टोन डिपॉजिट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द जियोलॉजिकल साइकिल में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। इन एनिमल्स को कंसिडर करते हुए बताना हमने अपने को। टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर होने की चांस को कम करने के लिए बाई प्रेडेटर्स, विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स देयर वल्नरेबल पार्ट्स। तो अपने वल्नरेबल पार्ट्स को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं रोल अप होके। कौन है वो? हेजहॉग, मरमुट, पैंगोलिन। तो हेजहॉग जिसमें हेज तो हमेशा सेफ्टी के लिए रहता है ना, तो यस, तो फर्स्ट तो होना ही चाहिए। और बाकी दो को अगर हमने नहीं देखा तो हम तो नहीं बता सकते, मरमुट एंड पैंगोलिन। तो फर्स्ट होना ही चाहिए। तो 1 2 या फिर 1 3 इन दोनों से किसी एक के साथ जाना है। तो अब यहाँ पर 50-50 में किसी एक को चूज़ करो और आगे बढ़ो। बट अभी हमको पता है कि पैंगोलिन कैसे दिखता है, तो पैंगोलिन इज द वन जो रोल अप करता है, मरमुट नहीं करता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम पढ़ लेते हैं कि कैसा दिखता है, ताकि फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो हमको बताओ। ये देखो हेजहॉग, इसको जिसको झाओ मूसा बोलते हैं, ये जो इसमें लगा हुआ ना कांटेदार है, ये सब ना खड़ा कर देता है ये, जब भी प्रेडेटर से थ्रेट इसको फील होता है। तो डिफेंसिव बिहेवियर क्या है? रोल्स इनटू अ टाइट बॉल एक्सपोजिंग इट्स स्पाइनी एक्सटीरियर टू deter the predators. Specialized muscles allow it to curl up completely, protecting vulnerable underparts. फिर मरमूट होता है, ये देखो मरमूट ऐसा दिखता है। अरे ये रहा, बेचारे के पास कोई डिफेंसिव ऐसा मैकेनिज्म है नहीं कि वो रोल अप करे। रोल अप भी करेगा तो इसका सरफेस बहुत सॉफ्ट है। कितना क्यूट सा दिख रहा है ना, मरमूट है ये। डिफेंसिव बिहेवियर रिलाइज ऑन द फ्लिंग टू द बरो। तो अगर प्रेडेटर आएगा तो भागने से वो कुछ नहीं कर सकता, रोल अप तो नहीं करेगा। ये है पैंगोलिन, ठीक है। इसके देखो स्केल्स देखो, तो ये भी रोल अप कर लेता है। कर्ल्स इनटू अ आर्मोर्ड बॉल यूजिंग इट्स ओवरलैपिंग केराटिन स्केल्स, शिल्डिंग इट्स सॉफ्ट बेली एंड फेस को सेफ बचा लेता है। फिर अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द फॉरेस्ट। कोई डिक्लेरेशन है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द फॉरेस्ट के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये चूज़ करना है। इट वॉज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014। अब हमको नहीं पता कि फर्स्ट एंडोर्स था या नहीं था, अब इसने किया था या नहीं किया था ये भी नहीं पता, और 2014 में हुआ था कि नहीं ये भी नहीं पता, ठीक है। इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। तो अब फॉरेस्ट के ऊपर डिक्लेरेशन है, तो हाँ ये एंडोर्स कर रहा होगा कि ग्लोबल टाइमलाइन होगा कुछ, कि जो लॉस है फॉरेस्ट का वो एंड करने के लिए, तभी ना डिक्लेरेशन है। तो हाँ ठीक है, वो किया जा सकता है, एंडोर्स करता है।
फिर इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, भाई लीगली बाइंडिंग तो नहीं होगा, अगर होता तो हमको पता रहता, है ना। तो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, बहुत कम ही डिक्लेरेशन होती है जो लीगली बाइंडिंग होती है और वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो हमको पता रहता है। फिर अगला क्या बोल रहा है, इट इज़ एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट है वो एंडोर्स कर रही है, बिग कंपनीज इंडिजिनस कम्युनिटीज़ कर रही होंगी भाई। हमको स्पेसिफिक कुछ बोला तो नहीं कि ये यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंडोर्स कर रही है, नहीं बोला ना, तो जितना जनरल चल रहा है तो सही होगा। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। पहली बार कि क्या इंडिया वन ऑफ सिग्नेटरीज था, और इंसेप्शन के टाइम पे था या नहीं था, ये दोनों ही फिर फैक्चुअल हो गया। यहाँ पे या तो इधर गलत हो सकता है या तो इधर गलत हो सकता है, क्या पता इंडिया इसका मेंबर हो ही ना। तो सेकेंड एंड फोर्थ तो होना चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए तो ये हट गया। सेकंड तो होना ही चाहिए, सेकंड है भी, फोर्थ भी होना ही चाहिए, तो 1, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अगर इससे नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर लास्ट रिजॉर्ट में 3 आउट ऑफ 5 में जा सकते हो। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट था कि येस, फर्स्ट एंडोर्स्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट ने, एंड वो भी 2014 में। ओके, फिर विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज़ अ, तो ये देखो यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करो कि जब उसको सही करवाना था तो यहाँ पे कोई भी ऐसे रैंडम बॉडी, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा फेमस बॉडी थी उसको नहीं डाला है ना, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट डाला है। तो जब गलत कराना रहता है तो एकदम ज़्यादा फैमिलियर वाले से एक्सचेंज कर देता है ना, तो इससे भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर ये वाला क्वेश्चन तो बाकी है। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग। कहाँ से जनरेट होता है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, जो कि सस्पेक्टेड होता है, सस्पेक्टेड है ड्यू टू दी न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम होते हैं, इसके कारण कहाँ से रिलीज होगा ये पूछ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ब्रेक्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स, इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइंस। अगर आपको नहीं पता है एग्जाम हॉल में तो सब और क्या ऑल मार्क करके आओ। और बट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, बट चलो एग्ज़ाम हॉल के बाद भी इतना तो नहीं पता रहता किसी को कि किससे कौन सा पार्टिकल रिलीज़ हो रहा है, तो यही ऑल मार्क करके ही आना। बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि ये चीज़ रिलीज़ हो रही है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स। अब क्योंकि यहाँ पर आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो कि 3 आउट ऑफ 5 हो सकता है ना, तो पहले एक बार चांस दे के देखना कि जो बाकी 3 आउट ऑफ 5 वाला ऑप्शन है वो किस किस को हटा रहा है। 1, 4 एंड मतलब 1, सेकेंड एंड फोर्थ, ये होगा आंसर में, ऐसा बोल रहा है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? ब्रेक ऑफ द मोटर व्हीकल, ये भी मोटर व्हीकल, हाँ तो सही होगा तो दोनों सही होगा, गलत होगा तो दोनों गलत होगा। पावर प्लांट, हाँ इधर से तो बहुत सारी पार्टिकल्स रिलीज होती है तो इधर से तो होना ही चाहिए। ऐसे भी सोच सकते हैं कि पावर प्लांट है, कितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं, तो कहीं ना कहीं से भी मैग्नेटाइट पार्टिकल रिलीज होगा तो होगा ही होगा, तो फोर्थ तो होना ही चाहिए आंसर में, तो ये हट गया, ये तीनों ऑप्शन बचे। ठीक है, टेलीफोन लाइंस का नहीं पता हमको। माइक्रोवेव स्टोव्स, माइक्रोवेव है वैसे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स उधर तो नहीं आ सकते, बट हमको एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा ना, बट विद इन होम्स ऐसा कुछ बोल रहा था। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। अब टेलीफोन लाइन का भी हमको नहीं पता, पावर प्लांट्स और ये, बट हमको ये तो है ना कि मोटर व्हीकल से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती है, तो ये तो होना भी चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड तो होना ही चाहिए। तो ऐसे करके आप बी भी मार्क कर सकते हो, अगर डी भी मार्क कर दिया तो कोई बात नहीं, बट जनरली ये देखना कि अगर 5 ऑप्शंस होंगे तो पाँचों के पाँचों सही नहीं होते हैं, है ना। कहीं पर भी ऐसे ये चीज़ रिलीज़ हो रही है इधर से बोल रहा है तो उधर 3 ही थे ऑप्शंस में, है ना, 3 थे, मैक्स टू मैक्स 4 थे, बट अगर 5 हो गए तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाना कि ऑल 5 तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हम ये वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, कि ऑल 5 के 5 तो नहीं होंगे, मोर देन 3, 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है और ये चीज़ इधर से रिलीज़ हो रही है बोल रहा है, तो नहीं, पाँचों के पाँचों नहीं लगाएंगे, उनमें से हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे कि कौन सा हो सकता है। फिर अगला 26, जनरली ऐसे केसेस में भी होम वाला चीज़ होता है ना, उसको हटा देना कि ये वाला चीज़, इतनी हार्मफुल वाली चीज़ घर में तो नहीं हो रही होगी रिलीज़ करके, है ना, अगर वो दिख जाए एग्जाम हॉल में तो करना। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिल्टर फीडर, कौन सा इनमें से फिल्टर फीडर है? कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन। तो आपको पता होगा बाकी चीज़ें तभी आप कर पाओगे। ऑक्टोपस के बारे में हम पढ़ते भी, ये तो फिल्टर फीडर का काम नहीं करता है। कैटफिश तो ये मछली है तो ये तो फिल्टर करके नहीं पीती है। अब फिश भी बहुत सारी वैरायटी की होती है, हमको नहीं पता। ठीक है,
ऑयस्टर एंड पेलिकन। अब आंसर तो इधर ऑयस्टर है, नहीं पता तो नहीं कर सकते। बाकी अब चारों को हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन लोग दिखता है, तो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आए तो हम गेस कर पाएंगे। कैटफिश देखो ऐसे दिखती है, कैटफिश है ये। फिल्टर फीडर आर ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स बाय स्ट्रेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स को स्ट्रेन करके क्या कर रहे थे, जैसे प्लैंकटन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर फीडर। कैस जो कैटफिश है वो क्या होते हैं, बॉटम ड्वेलर होते हैं, स्क्वेंजर्स है, हंट करके प्रे करती है। डू नॉट फिल्टर फीड नहीं करती है, ये सीधा और जो भी ऑर्गेनिज्म उसको खा ही लेगी ना। दे सिफ्ट इट थ्रू दी सेडिमेंट फॉर द फूड। एंड दिस इज ऑक्टोपस, दिख ही रहा है ऑक्टोपस तो प्रिडेटरी होता है, ये भी यूज़ करता है अपना टिनाकल्स को ब्रेक करता है, कैप्चर बीक्स टू कैप्चर लाइव प्रे को कैप्चर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फिश, क्रस्टेशियस। फिर ये है ऑयस्टर, देखो ये ऑयस्टर, इसको देखा भी होगा, इसके अंदर वो छोटा सा मोती नहीं रहता है वो। करेक्ट, ऑयस्टर जो होते हैं वो मोलस्क होते हैं, क्लासिक फिल्टर फीडर होते हैं। दे ड्रॉ वाटर थ्रू दी गिल्स, ट्रैप पार्टिकल्स, एल्गी, प्लैंकटन एंड एक्सपेल फिल्टर्ड वाटर। मैकेनिज्म क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर करते हैं, ये अप टू 100 लीटर ऑफ वाटर डेली फिल्टर कर देते हैं, इंप्रूविंग दी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करें, क्योंकि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स के होंगे उनमें एल्गी, प्लैंकटन उन सबको खा लेंगे, है ना। इकोलॉजिकल रोल भी है इनका, क्रिटिकल मरीन इकोसिस्टम फॉर द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्लैरिटी के लिए। फिर पेलिकन देखो, पेलिकन तो ये है बगुला टाइप का ही दिख रहा है ना, पेलिकन उसी को ही बोलते हैं शायद। यूज थ्रॉट पाउचेस को, यहाँ पे थ्रॉट के पास इनके पाउचेस लगे रहते हैं, वो यूज़ करते हैं स्कूप फिश टू स्कूप फिश, नॉट फिल्टर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट। फिर अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। साइकिल में एंटर करने का मेन सोर्स है रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, कार्बन साइकिल ये तो गैसियस साइकिल होता है, नाइट्रोजन का भी गैसियस साइकिल होता है। सल्फर तो इसका रॉक वाला साइकिल भी है, लेकिन गैसेस वाला भी है, वोल्केनिक इरप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड ये सब रिलीज होता है, तो ये भी इसका कुछ कंपोनेंट है गैसेस, तो पूरा का पूरा वेदरिंग ऑफ रॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉस्फोरस साइकिल इज वन जो वेदरिंग ऑफ द रॉक्स यही वाला ही साइकिल होता है, ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल ही होता है जिसका फॉस्फेट रॉक के बारे में हम पढ़ते भी हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिट्रीटिवोर्स जिनका डिट्रीटस वाला फूड चेन होगा, करेक्ट पूछ रहा है कौन सा होगा, तो अगेन वही पाँचों में से पाँचों सही नहीं होंगे। डिट्रीटिवोर्स बोल रहा है तो क्या होंगे, कौन कौन से होंगे जिनका डिट्रीटस फूड चेन होगा। अब डिट्रीटस फूड चेन किनका होता है, जो कि डेड जो भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको कंज्यूम करता है। तो जेली फिश नाम है इसका, तो ये तो नहीं, फिश तो डेड वाले को तो नहीं खाता है ना, जो जिंदा वाली चीज़ों को खा सकता है, तो क्यों खाएगा वो मरे वाले को। सी हॉर्स इज अ फिश, तो ये भी नहीं। मिलीपेड्स तो बचे, वुड लाइस एंड अर्थवॉर्म, तो अगेन 3 आउट ऑफ 5 इज द करेक्ट। तो कौन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। अब याद रख लेना, अर्थवॉर्म्स जो केचुआ जिसको बोलते हैं, मिलीपीड्स होते हैं, एंड वुड लाइस, वुड जो क्या होता है सड़ने लगता है, तो उसमें जो लाइस रहता है उसी को वुड लाइस बोल रहा है। एंड मिलीपीड से भी है, इसका डिट्रीटस फूड चेन होता है, ठीक है, मिलीपीड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय द यूएनईपी ने सपोर्ट किया इसको, डेवलप्ड हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर कॉमन कार्बन मैट्रिक। ओके, वर्ड मैचिंग करेंगे जिसमें कार्बन होगा, मैट्रिक होगा, वो चीज़ कॉमन होगी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, असेसिंग, इनाबलिंग असेसिंग, इन दोनों को साथ में, ठीक है। इनाबलिंग वाले को पहले कर लेते हैं। इनाबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन इमिशन ट्रेडिंग, जो भी कमर्शियल फार्मिंग है उन एंटिटीज़ को, पूरे वर्ल्ड के सारे कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज़ है उनको एंटर करना कार्बन इमिशन ट्रेडिंग में। ये तो थोड़ा वो है ना कि आप दूसरे कंट्रीज़ के कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज़ है वर्ल्ड के, उनको एंटर करवा रहे हो, कार्बन इमिशन ट्रेडिंग करना होगा करके, तो वो क्यों ही करेंगी, है ना। देखते हैं अभी, इनेबलिंग गवर्नमेंट्स टू एसेस दी ओवरऑल। अब चलो इधर से ये तो हो गया कि कार्बन चीज़ चल रही है, मेट्रिक कहाँ है इधर, मेट्रिक मीटर वाला कुछ चीज़ तो हो ही नहीं रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, मेट्रिक के बेसिस पे हट गया ये तो। इनेबलिंग गवर्नमेंट्स टू एसेस दी ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज, गवर्नमेंट को इनेबल करेगा कि वो एसेस करे ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट
कितना हो रहा है उनकी कंट्रीज़ का। तो आपको क्या लगता है कि कंट्रीज़ अपना खुद का बताएगी कि इतना कार्बन फुटप्रिंट हुआ है? कोई डेटा अपना ऐसा बताएगा ही नहीं, ऐसे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। तो दिस इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल। Assessing the overall carbon footprint caused by the use of the fossil fuel by the world in a unit time. यूनिट टाइम में कितना फॉसिल फ्यूल के द्वारा कार्बन फुटप्रिंट कॉज हुआ ये बोल रहा है, बट इधर मेट्रिक कहाँ है, मीटर। चलो इधर कार्बन फुटप्रिंट तो है ही, फॉसिल फ्यूल के कारण रिलीज हो रहा होगा बोल रहा है। फिर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा होगा, कार्बन फुटप्रिंट बिल्डिंग ऑपरेशन से कितना हो रहा है ये बोल रहा है। अब अगर आंसर मार्क करना भी है ना तो इन्हीं दोनों में से ही मार्क करना, क्योंकि दोनों एसेसिंग बोल रहे हैं तो मैट्रिक हो सकता है ना। मीटर्स आपके हाथ करते हो, कोई ना कोई चीज़ मेज़र करते हो, एसेस करते हो, तो ये मैट्रिक वाला तो सही है। अब कार्बन बोल रहा है तो दोनों ही कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब दोनों में से कोई भी मार्क करके आओ सही होगा, ठीक है। आई मीन दोनों में से कोई भी मार्क करके आओ सही होगा या नहीं, मतलब एग्ज़ाम हॉल में दोनों में से कोई भी मार्क करके आओ, 50-50% चांस तो है कि सही हो जाए, बट आंसर इज दिस वन, ठीक है। तो देख लेना इसमें, और इसके आगे तो नहीं किया जा सकता कि क्या सही हो सकता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट पूछ रहा है हमको। तो कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अदर ऑर्गेनिज्म के साथ बना सकता है बोल रहा है। सिनेडारियंस, हम इसमें तो पढ़ते भी है, सिनेडारियंस में ये जो कोरल वगैरह है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं ना विद द जूज एंथली एल्गी। अगर नहीं भी पता ये चीज़ तो सिनेडारियंस है वो क्या है, एक पूरा वो है, ग्रुप है, ठीक है। इसको हिंदी में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो कोई ना कोई एक सिनेडारियन है, वो तो करता ही होगा, है ना। तो एंड फंगाई भी, फंगाई कितने टाइप के फंगाई होते हैं, तो कोई एक भी फंगाई अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होगा किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ तो सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ भी, कितने सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोजोआ है पूरे वर्ल्ड में, कितनी ज़्यादा प्रजाति है प्रोटोजोआ की, तो तीनों करेक्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ो। फिर विथ रेफरेंस टू दी 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर दी मोरेना, 64 योगिनी टेम्पल जो कि मोरेना में सिचुएटेड है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट वाला स्टेटमेंट चूज करना है। तो इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कच्छ पघाता डायनेस्टी के टाइम पे बनाई गई थी, ठीक है। सर्कुलर टेम्पल है, किसके टाइम पे बनाई गई है, कच्छ पघाता डायनेस्टी। अब यहाँ पे हमको डाउट हो सकता है कि सर्कुलर नहीं हुई तो, और कच्छ पघाता ने नहीं किया तो क्या एग्जामिनर ऐसा डायनेस्टी खुद से सोच सकता है, नहीं ना। हमको जब कोई भी डायनेस्टी सोचने के लिए बोला जाता है हमारे मुंह में सबसे पहले क्या आता है, मुगल डायनेस्टी हो गई, गुप्ता डायनेस्टी हो गई, विजयनगर डायनेस्टी। हम तो ये नहीं सोच पाए, मतलब कि उसने देख के ये बनाई होगी तो ये तो सही हो गई। अब सर्कुलर वाला वो चीज़ इधर ही मिल गया कि इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो अब ये स्टेटमेंट सही गलत है वो नहीं पता, बट ये इधर अगर सर्कुलर बोल रहा है मतलब कि पक्का से सर्कुलर तो होगी, तो फर्स्ट इज करेक्ट, इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल। अब इंडिया में इतनी सारी टेम्पल्स है, क्या ये ही बस एक ही सर्कुलर टेम्पल होगी, नहीं। सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड हटाते ही आंसर आ जाता है, फर्स्ट एंड फोर इज द करेक्ट। तो इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन, तो गलत है ये। देखो जब गलत कराना था तो वैष्णवा लिखा है यहाँ पर। 64 योगिनी, योगी बोल रहा है तो योगी के नाम से किसको जाना जाता है, शंकर भगवान की वाइफ से, उनको सेंटर में शिवा होंगे एंड फिर बाकी जगह योगिनी होंगी, है ना। तो वैष्णव कल्ट का नहीं है ये, शिवा से रिलेटेड है। तो इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ, ये पॉपुलर बिलीफ है कि इसका जो डिज़ाइन है इट वॉज इंस्पिरेशन बिहाइंड दी इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब ये तो कितना ज़्यादा वेग है, हम इसको डिनाई कर ही नहीं सकते, एग्जामिनर खुद इसको डिनाई कर ही नहीं सकता कि नहीं ये तो इससे इंस्पायर नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ पॉपुलर बिलीफ है। 2-3 लोग भी मान लेंगे तो ये तो पॉपुलर बिलीफ हो जाएगा कि हाँ ये लोग, ये कोई ना कोई कम्युनिटी भी मान लेगी तो भी सही हो जाएगा, इसको कैसे गलत कर सकते हैं, फोर्थ तो सही होना ही चाहिए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू द कनेक्टेड रिजर्वायर। इसका हमको पता है, दैट इज धोलावीरा, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। कालीबंगन नहीं है, कालीबंगन तो प्लाऊ ये सब एंड फायर अल्टार के लिए जाना जाता है। राखीगढ़ी भी नहीं है, ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है इंडिया की, है ना। फिर रोपर तो कहाँ पे, पंजाब में, ये तो इस चीज़ के लिए फेमस ही नहीं है। फिर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, कहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी लोकेटेड थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री लोकेटेड था। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, 1600 से 1650 तक का। इस टाइम तक कहाँ था, तो इनकी पहली वाली तो सूरत में थी, तो सूरत गुजरात बरोच होना ही चाहिए। सिक्का कॉलेज तिरुचिरापल्ली ये नहीं था, ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देन अगला, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, कुछ किया नहीं जा सकता, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। From the decline of the Gupta until the rise of the Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding powers in the northern India, में कौन होल्ड कर रहे थे पावर, ये बोल रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, अब देखो 6 ऑप्शन है, अगर नहीं पता इन डायनेस्टी के बारे में एग्जैक्ट, सीधा 4 आउट ऑफ 6। देखो एक ही ऑप्शन है, बस आगे बढ़ो अब, ये लेकिन याद रख लेना, ठीक है। अगला, अकॉर्डिंग टू द पोर्चुगीज राइटर नुनिज, The women in Vijayanagara Empire were expert in which of the following area, तो पोर्चुगीज़ राइटर जो नुनिस था उसने बताया कि विजयनगर में जो वेमेन थी वो एक्सपर्ट थी किन में, तो हमको क्या होगा, विजयनगर एम्पायर है उसके बारे में वैसे भी हमको पता है कि वो बहुत ग्रेट एम्पायर थी। ग्रेट एम्पायर तभी होगी ना जो बहुत अच्छे पोजीशन पे थी वेमेन, तो रेस्टलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूटसेइंग सब में एक्सपर्ट थी, ठीक है। फिर विथ रेफरेंस टू दी मदनपल्ली ऑफ द आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, पिंगाली वेंकैया डिज़ाइन दी ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर, यहाँ पर डिज़ाइन किया रहे थे क्या, नहीं यहाँ पर डिज़ाइन नहीं किए थे। पट्टाभी सीतारामैया लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द आंध्र रीजन फ्रॉम इंडिया, पट्टाभी सीतारामैया ने क्विट इंडिया मूवमेंट को आंध्र रीजन में यहीं से स्टार्ट किया था, बोल रहा है, ये भी नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं तो नहीं बना सकते हैं, नॉलेज बेस्ड है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया था नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में यहीं पर, यस। फिर मैडम ब्लॉस्के एंड कॉलोनल ऑलकॉट सेटअप हेडक्वार्टर थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर, नहीं यहाँ पर नहीं, बल्कि कहाँ पे, अदियर रिवर मद्रास चेन्नई में किया था, तो ये तो हमको पता था क्योंकि ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। बाकी अब इन तीनों में सोचना था, तो ऑड वन आउट से भी देख सकते थे क्योंकि ये तो साउथ, चलो नॉलेज से ही करना, अगर नहीं आता तो छोड़ ही देना, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच्ड है बोल रहा है। तो हिस्टोरिकल प्लेस वेल नोन फॉर बुर्जा होम, रॉक कट श्राइन्स, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा, ज्ञानेसर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। देखो कौन सी चीज़ है वो एकदम स्पेसिफिक वहीं पे ही मिलेगी तो ही हो सकता है, वो है रॉक कट श्राइन। अब रॉक दूसरी जगह ले जाके श्राइन तो नहीं बना सकते। टेराकोटा आर्ट है वो तो मिट्टी का ही आर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा दोगे तो भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि चंद्रकेतुगढ़ में नहीं मिल पाएगा, तो दिस शुड बी करेक्ट, है ना। ज्ञानेसर कॉपर आर्टिफैक्ट, तो कॉपर का आर्टिफैक्ट तो मिल ही सकता है ना, ये तो कितनी छोटी चीज़ है, तो ये भी होगा। बट बुर्जा होम जहाँ पे रॉक कट श्राइन होना ये मुश्किल है ना, कि वहाँ पे रॉक भी हो, फिर वहाँ पे श्राइन भी बना हो और बड़ा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सेकंड थर्ड विल बी द करेक्ट एंड फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। अब इनका लोकेशन याद रख लेना, बुर्जा होम कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में, और यही चीज़ यूपीएससी ने 2024 में पूछी थी, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है, मैच द फॉलोइंग में, और मुझे यही वाला चीज़ याद था जिसके बेसिस पे वाला क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व हो गया था। फिर ज्ञानेसर है, ये कहाँ है, याद नहीं आ रहा है मुझे भी। ज्ञानेसर है राजस्थान में, ठीक है। राजा बहुत ज्ञानी है करके याद रख लेना, ठीक है। राजा हमारे बहुत ज्ञानी है, ज्ञानेसर राजा, राजस्थान। फिर यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अल्तुतमिश दैट चंगिस खान रीच्ड टू द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूगिटिव ख्वारिज़म प्रिंस। यस, यही वाला क्वेश्चन अभी 2022 में हमने किया था, सेम यही क्वेश्चन ऐसा ही देखो 2021 का भी हम कर रहे हैं, 2022 में इसी स्टेटमेंट को चेंज करके उसने किसी और रूलर का नाम बोल दिया था कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इसके टाइम पे हुआ था। तो इसको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद क्या,
तो वो वाला क्वेश्चन है उसका उस स्टेटमेंट के बेसिस पे सही किया जा सकता था, है ना। तो यस दिस इज़ करेक्ट। मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि जो चंगेज़ खान था उसने इल्तुतमिश के टाइम पे क्या किया था, वो इंडस तक पहुंच गया था, किसको खोजते खोजते, ख्वारिज़म प्रिंस को। और इल्तुतमिश ने क्योंकि उसको मना कर दिया था ख्वारिज़म प्रिंस को सल्टर देने से, तो चंगेज़ खान से कॉन्फ्लिक्ट होते होते वो बच गए, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट। फिर इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक कि तैमूर ने ऑक्यूपाई किया था मुल्तान एंड क्रॉस्ड इंडस। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे नहीं था। जो तैमूर है वो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे आया था, बट मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, वो कुछ नसीरुद्दीन ऐसा कुछ था, बट ये नहीं था, ठीक है। ये नॉलेज से ही पता चलेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते। थर्ड क्या बोल रहा है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द देवराय टू विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच्ड कोस्ट ऑफ केरला। नहीं, वास्को डी गामा इंडिया में जब आया था तब वो देवराय नहीं थे उस टाइम पे, बल्कि नरसिम्हा ऐसा कुछ, वीर नरसिम्हा ऐसा कुछ था। पढ़ लेते हैं चलो। तो चंगेज़ खान ये हो गया। तैमूर है उसने इन्वेट किया था इंडिया को तुगलक डायनेस्टी में, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ठीक है। तैमूर को नसीर दे दो करके याद रखना। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक सैक्ड मुल्तान एंड दिल्ली को तो सैक किया था। वास्को डी गामा आया था 1498 में केरला कैलिकट में। इस टाइम पे थे इमादी नरसिम्हा। तो वास्को डी गामा इमादी नरसिम्हा विजयनगर के रूलर थे, ठीक है। इमादी नरसिम्हा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, और भी फाउंडिंग मेंबर होंगे, ये वन ऑफ द है तो सही होना चाहिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा। अब ये तो स्पेसिफिक हो गया कि पता नहीं गोवा में मरे थे कि नहीं मरे थे, है ना। और चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। चर्च तो डेडिकेट कर ही सकते हैं ना, डेथ उनकी कहीं पर भी हो, चर्च तो डेडिकेट गोवा में कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर एक फैक्चुअल है, तो रेड फ्लैग रेज करता है। फिर अगला, दी फीस्ट ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा इच ईयर। हाँ, तो वो कहीं का भी हो, फीस्ट तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड शुड बी रॉन्ग, तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंसेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट, मिताक्षर एंड किसके बारे में, दयाभाग। तो ये पता होगा तो ही हो सकता है, अदरवाइज तो इधर हम लॉजिक लगा के देखते हैं, चलो करके देखते हैं। मिताक्षर वॉज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट, दयाभाग वॉज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट। अब क्या पता ये इधर का इधर स्विच कर दिया होगा, स्वैप कर दिया होगा, स्वैप करते ही है तो इसको कट करके चलो आगे बढ़ो। इन द मिताक्षर सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेर एज इन द दयाभाग सिस्टम इट इज़ ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी। थोड़ा नाम से लग रहा है दया भाग, दया करते हुए भाग बाद में करेंगे टाइप का। और मिताक्षर के अक्षर में पहले से लिख दिया गया कि पैदा होते ही मतलब क्लेम राइट टू बी द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। थोड़ा सा नाम से तो सही लग रहा है, अब नन तो ऑप्शन है क्या, नहीं है, अभी देखते हैं। एक तो गलत है ही, फर्स्ट वाला, तो अभी इसको भी होल्ड पे रखे रहते हैं, आगे देख लेते हैं। मिताक्षर सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेल मेंबर ओनली ऑफ अ फैमिली, वेयर एज दया भाग सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। फीमेल को तो इतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं ही दिया गया था पहले, तो प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स, तो आई गेस सेकेंड ओनली होना चाहिए आंसर। देख लेते हैं 40 का, सेकेंड ओनली ही है। मिताक्षर है, ये वाला सही था, ठीक है, उस लॉजिक से सही हो गया था। मिताक्षर है वो ट्रेडिशनली एक्सक्लूडेड वेमेन फॉर कोपार्सनरी राइट्स बट एड्रेस्ड फीमेल इनहेरिटेंस। स्त्री धन तो मिलेगा ही, वही है कि फीमेल के फेवर में था ही नहीं, हमेशा ही पेट्रियार्की थी, तो पास्ट में भी तो यही ही होता था ना, तो फीमेल को कैसे ही उन लोग प्रॉपर्टी राइट दे देंगे। इधर सिस्टम एक्सक्लूसिवली डेल्ट विद द मेन ओनली बोथ जेंडर्स। देन अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया भावभूति, हस्तिमल्ल एंड छिमेश्वरा वर फेमस। तो इनमें से मुझे ना पता था ऑलरेडी भावभूति के बारे में कि वो प्ले राइट्स है, तो उसके बेसिस पे हो गया था। टेम्पल आर्किटेक्ट्स तो नहीं थे, जैन मॉन्क्स नहीं, फिलोसोफर नहीं, प्ले राइट्स ही थे, ठीक है।
हस्तिमल्ल एंड छिमेश्वरा इन तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। हाँ, तो जो भावभूति है ना उनको और क्या बोलते हैं, करुणा रस भी बोलते हैं। भाव है बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एकदम भाव से लिखा गया है, तो करुणा रस के पोइट भी बोला जाता है। तो ये ड्यूरिंग दी यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के टाइम पे थे, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि भाव होना किसी किंग में, ये तो बहुत यश की बात है ना, तो यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। महावीराचरित इन्होंने लिखा है, मालती माधव लिखा हुआ है, उत्तरा रामचरित भी लिखा हुआ है, ठीक। फिर हस्तिमल्ल है वो होयसाल, ह से हस्ती और होयसाल एम्पायर कर्नाटका के ड्यूरिंग किंग ऑफ द वी नरसिम्हा टू। छिमेश्वर है वो कश्मीर के हैं, ड्यूरिंग दी किंग अनंत के टाइम पे थे, तो मुझे तो बस यही आता है, छिमेश्वर कश्मीर के हैं। और इन्होंने दशावतार लिखा था, हाँ इसीलिए याद किया था मैंने, दशावतार चरित्र वॉज रिटन बाई दी छमेश्वरा। रामायण मंजरी भी इन्होंने लिखा था, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि छमेश्वरा को क्षमा से याद रख लेना कि क्षमा मांगो 10 बार तभी माफ़ करूँगी, तो दशावतार चरित्र। रामायण मंजरी करके भी याद रख सकते हो, रामायण मंजरी छमेश्वरा ने लिखा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है छमेश्वरा के लिए, ठीक। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोंटागे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21 की एज से जितने भी थे, मतलब ये तो बेसिकली ऐसा हो गया कि सारे वुमेन को दे दिए, बट हमको पता है कि सारे वुमेन को नहीं मिला था वोटिंग राइट, तो दिस इज़ रॉन्ग। अब और ये भी देख सकते हैं ना कि ब्रिटिशर्स क्यों इंडियंस का अच्छा चाहेंगे, वो तो कर ही नहीं रहे थे अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन दी लेजिस्लेचर में वुमेन को रिजर्व सीट मिल गई। हाँ ये बात तो ठीक है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था ना, तो वुमेन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक्सपांड किया गया था, एक्सटेंड किया गया था, तो सेकंड करेक्ट है। फिर विथ रेफरेंस टू द 8th of August 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 8th of August 1942 क्या हुआ था इस दिन? द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई द AICC। फिर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपांडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, ये तो नहीं था। फिर द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन इन 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया था। फिर क्रिप्स प्रपोजल एन इंडियन यूनियन विथ फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फुल डोमिनियन स्टेटस तो दिया ही नहीं था, अच्छा डोमिनियन स्टेटस तो बोला था, फुल डोमिनियन स्टेटस क्या था, ये तो नहीं था। अब हमको पता भी है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो 8th of August को लॉन्च हुआ था फ्रॉम द ग्वालियर टैंक से, है ना, तो फर्स्ट इज करेक्ट। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। सॉन्ग्स लिखे हैं प्रिजन से। अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी एंड सरोजनी नायडू। तो ऐसे में क्या करना है, जो मोस्ट फेमस है उनके साथ जाना है, गांधी जी के साथ जाओ। वैसे तो फेमस सभी है, बट सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंट इन्होंने लिखा था, नहीं करना है तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो, और क्या। विथ रेफरेंस टू द मिडाइवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज के टर्म्स में असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमको असेंडिंग ऑर्डर में उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। तो ये तो पता ही है, 24 परगना हम सुनते हैं वेस्ट बंगाल में, तो उससे बड़ा होगा सरकार और उससे बड़ा सूबा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नन एज द बेथुने फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया। कौन एसोसिएटेड थे सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से? एनी बेसेंट नहीं थे, देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज वन, ठीक है, सरोजनी नायडू भी नहीं थे, तो ये याद रख लेना। तो सेक्रेटरी ऑफ द हिंदू फीमेल स्कूल के थे, और बाद में इसी को जाना गया हिंदू फीमेल स्कूल को ही बेथुने फीमेल स्कूल। फाउंडर कौन थे बेथुने स्कूल के? JD बेथुने, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज। क्यों रिमेंबर किया जाता है? तो देखो सबका रिलीजन अलग है, देखो शाहनवाज खान मुस्लिम, सहगल है एंड ये ढिल्लो ये पंजाबी मतलब सिख, प्रेम कुमार सहगल हिंदू बोल सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग रिलीजन के, ये कौन थे? ऑफिसर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, ठीक है। INA ट्रायल वाला पोर्सन है टॉपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है? निज़ामत ऑफ आरकोट इमर्ज्ड आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। अभी नहीं पता हमको, तो इतना डीप में तो नहीं पढ़े रहते हम कि निज़ामत ऑफ आरकोट कहाँ से इमर्ज हुआ था। द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ
विजयनगर एम्पायर ये पढ़ा रहता है कि विजयनगर एम्पायर के जो इनिशियल वसल्स थे ना, मैसूर किंगडम, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। बाद में विजयनगर एम्पायर का जब डिक्लाइन हो गया था तो मैसूर खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। अंडर वोदियार डायनेस्टी रूल करेंगे और इसी में ही राइज करते हैं टीपू सुल्तान और कौन, हैदर अली पहले, फिर टीपू सुल्तान, है ना। तो दिस इज़ करेक्ट, ये पता था मुझे। तो अब बट इससे तो 3 ऑप्शन पे आके अटक गए हैं। रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाई द अहमद शाह दुर्रानी। अब इसमें तो अगेन नॉलेज है तो ही सॉल्व कर सकते हो। सेकंड ओनली करेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? अजंता केव्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ द वाघोरा रिवर, सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, पांडुलिना केव श्राइन्स लाई इन द नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूपा गोदावरी रिवर। अब देखो, नोटिस करो, बाकी सारे रिवर के नेम इतने कॉमन है जो हम लोग यूजुअली सुनते हैं, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, चंबल। ये वाघोरा रिवर क्यों है? ऑड वन आउट, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, अब हमको याद रख लेना होगा क्योंकि अभी तो हमने ऐसे ट्रिक से कर लिया, बट हमको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेगा तो पता होना चाहिए। तो सांची स्तूपा है वो बेतवा रिवर के आसपास है, मैंने इसे याद रखा है। सांची बहुत बात करती है मध्य में बैठ के, मध्य प्रदेश में। पांडुलिना है वो नासिक में है, ठीक है। और पांडु गोमई रिवर के पास में है। फिर अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अमर है कृष्ण भगवान, तो कृष्णा रिवर, ठीक है। और ये तो अजंता केव्स वाघोरा, यही है, ठीक है, इन द जॉर्ज ऑफ द वाघोरा रिवर। अजंता वाघोरा, अजंता पूरी जनता है वो, वाघ मतलब बाघ को देख के अचंभित हो गए, ऐसे करके याद रख लेना। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 21st, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट चूज कर लें। 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज बाय द यूनिसेफ। यूनिसेफ तो चिल्ड्रन के लिए है, मदर लैंग्वेज क्यों डिक्लेयर करी है? वो गलत। फिर सेकंड क्या बोल रहा है? द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए वॉज रेज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान के बारे में यूपीएससी चाहता है कि हमको पता हो, नहीं तो सही दिया होगा ऊपर से, वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज बांग्ला होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ बांग्ला ही बस होना चाहिए नेशनल लैंग्वेज। तो सेकंड शुड भी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, अब आगे का नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है।